अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूप्लीजिया। न्यूप्लीजिया किसे कहते हैं? न्यूप्लीजिया जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल ग्रो करते हैं तो उसे हम न्यूप्लीजिया कहते हैं। नॉर्मल सेल तो तब ग्रो करते हैं जब बॉडी को ज़रूरत हो। इसके लिए एक सिग्नल आता है और जब बॉडी की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो सेल ग्रो स्टॉप कर देते हैं। तो न्यूप्लास्टिक का जो सेल है वो इस सिग्नल को इग्नोर करते हैं और विदाउट कंट्रोल ये ग्रो करते हैं। ये जो अनकंट्रोल ग्रोथ है इससे न्यूप्लाज्म या ट्यूमर बनता है। अब हम इसकी फीचर देखते हैं कि इसकी फीचर क्या है। फीचर ये है कि ये जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होगा, मतलब जो हमारी बॉडी है उसके कंट्रोल में नहीं होंगे। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो एबनॉर्मल नज़र आएगा और ये ग्रोथ जो है वो खुद ब खुद होगी, सिग्नल पर डिपेंड नहीं होगा। जिस तरह हमने पहले बात की कि नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए सिग्नल्स आते हैं। जो जेनेटिक म्यूटेशन है, मतलब जो जीन में चेंज आता है, वो न्यूप्लास्टिक सेल्स में कॉमन है। इसके जो इर्द गिर्द टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब न्यूप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूप्लाज्म जो एबनॉर्मल सेल्स है वो जब अकुमुलेट हो जाए तो इससे एक मास बनता है, तो उसे हम न्यूप्लाज्म कहते हैं। और न्यूप्लाज्म जो है वो बिनाइन भी होता है, मे बी वो बिनाइन है और मे बी मेलिग्नेंट। तो बिनाइन में क्या होता है? बिनाइन में उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होगी और ये नॉन डेंजरस होगी, ये हम आगे तफसील में पढ़ेंगे। और जो मेलिग्नेंट है वो उसका ग्रोविंग फास्ट होगी, तेज़ी से ग्रो करेंगे वो सेल्स और इन्वेसिव होंगे। इन्वेसिव मतलब एक ऑर्गन या टिश्यू से दूसरी टिश्यू तक जा सकते हैं, उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद वो डेंजरस होंगे। जो मेलिग्नेंट है ये डेंजरस है, ठीक है। और या तो वो लोकल रहेगी और या जो बॉडी की दूसरी पार्ट्स है उस उन तक भी स्प्रेड करेगा। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है पेरेन्काइमा और दूसरा है स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा किसे कहते हैं? पेरेन्काइमा एक्चुअल ट्यूमर सेल्स है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्ट्रोमा सपोर्टिव टिश्यू हैं जिसके ज़रिए न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई होता है और स्ट्रक्चर देता है ट्यूमर को। और ये पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा ये दोनों आपस में मिल के एक ट्यूमर का जो ग्रोथ है वो मेंटेन कर देता है। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो इसकी दो टाइप है, एक है बिनाइन और दूसरा है मेलिग्नेंट, ठीक है, जिस तरह आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब हम बिनाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है बिनाइन न्यूप्लीजिया। बिनाइन न्यूप्लीजिया किसे कहते हैं? एक बात याद रखिए कि ओमा का जो वर्ड्स है वो हम आमतौर पर बिनाइन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें हम मेलिग्नेंट के लिए भी ओमा का वर्ड्स यूज़ करते हैं। जिस वर्ड्स के आखिर में ओमा आ जाए तो आप समझ जाए कि ये बिनाइन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ठीक है। अब वो बिनाइन ट्यूमर्स क्या है? बिनाइन ट्यूमर जो है, जिस तरह हमने पहली बात की कि नॉन कैंसरस होते हैं और इसका जो ग्रोथ है वो स्लोली होता है और एक ही जगह पर ये रहते हैं, ठीक है। और ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये आमतौर पर किसी दूसरी पार्ट्स को ये इन्वेड नहीं होता, स्प्रेड करता है दूसरे ऑर्गन तक, लेकिन वो मेटास्टासिस नहीं है, ठीक है। और ये आमतौर पर हार्मलेस होती हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिनाइन ट्यूमर्स के। स्लो एंड प्रेडिक्टेबल ग्रोथ होगी इसकी। वेल डिफाइंड एजेस, इसका मतलब है कि इसके जो किनारे होते हैं सेल्स के
उससे हमें पता चलता है कि ट्यूमर्स कहाँ तक फैला हुआ है या उसके ऊपर कैप्सूल होगा। सेल्स लुक लाइक सिमिलर टू नॉर्मल टिश्यूज़। सेल हमें नॉर्मल टिश्यू जैसे नज़र आएँगे, ठीक है? डू नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। ये इसके साथ जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, उस तक ये स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है? लार्ज बिनाइन ट्यूमर्स कैन कॉज़ प्रेशर इफ़ेक्ट्स। जब बिनाइन ट्यूमर्स बढ़ जाए, उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाए, तो उसकी वजह से जो उसके साथ टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, वो सेल्स है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है। जिस तरह हमने पहले कहा था कि जिस वर्ड्स के आखिर में ओमा आएगा, वो ये बताएगा कि ये बिनाइन ट्यूमर है। जिस तरह लिपोमा है। लिपोमा क्या है? लिपोमा ट्यूमर ऑफ फैट टिश्यू। फैट टिश्यू का जो ट्यूमर है, उसे हम लिपोमा कहते हैं। फिब्रोमा ट्यूमर ऑफ फिब्रस टिश्यू। एडिनोमा ट्यूमर ऑफ ग्लैंड। पेपिलोमा ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम सरफेस। ओस्टियोमा ट्यूमर ऑफ बोन। कॉन्ड्रोमा ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल है, और जिस वर्ड्स के आखिर में ओमा आ गया, तो उससे हमें पता चलता है कि ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। लेकिन हमें पहले भी मैंने आपको बताया कि ओमा जो है सम एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मेलिग्नेंट में आते हैं, ठीक है? सो अब हम पढ़ेंगे मेलिग्नेंट न्यूप्लेजिया। जिस तरह हमने बिनाइन के लिए एक वर्ड्स यूज़ किया था, ओमा। हमने कहा कि जिस वर्ड्स के आखिर में ओमा का लफ्ज़ आ जाए, तो उसे हमें पता चलता है कि ये बिनाइन ट्यूमर है। लेकिन इसी तरह मेलिग्नेंट के लिए भी है। एक वर्ड है सार्कोमा और दूसरा है कार्सिनोमा। जब हम ये देख लें किसी वर्ड के साथ, तो हमें पता चलता है कि ये जो ट्यूमर है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि मेलिग्नेंट न्यूप्लेजिया है क्या असल में। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस है। इसका जो ग्रोथ है वो जल्दी होती है, और ये इसके पास जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, इसके इर्द गिर्द जो टिश्यू होते हैं, उसकी भी ये इन्वेड होता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? और ये डिस्टिंक्ट ऑर्गन को भी जा सकता है, मतलब स्प्रेड कर सकता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास किडनी में कैंसर है, तो ये ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन तक चला जाए, तो उसे हम मेटास्टासिस कहते हैं, ठीक है? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर के, ये फास्ट और अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा। इसके साथ जो टिश्यू होते हैं उसको ये इन्वेजन करेगा। इसका जो लॉकिंग होगा वो एबनॉर्मल होगा, और मेटास्टासिस, इसमें मेटास्टासिस होगा। जिस तरह हमने पहले बात की कि ये डिस्टिंक्ट ऑर्गन तक जा सकता है, ब्लड के थ्रू या लिम्फ सिस्टम के थ्रू जा सकता है ये। अब हम मेटास्टासिस पढ़ेंगे कि मेटास्टासिस क्या है। मेटास्टासिस स्प्रेड ऑफ कैंसर है, ठीक है? जब कैंसर ट्रेवल करता है नई हिस्से को, नए पार्ट्स को, तो उसे हम मेटास्टासिस कहते हैं। और ये किस तरह मूव करता है और ट्रेवल करता है? सबसे पहले ब्लड वेसल्स के ज़रिए ये मूव करता है, और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए मूव कर सकता है, और बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ हैं उसके ज़रिए ये मूव करता है, और अदर जो ऑर्गन है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? इसकी जो कॉमन साइट्स है वो लंग्स है, लेवर है, बोन है, ब्रेन है। इसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मेटास्टासिस जो है वो कैंसर को बहुत मुश्किल बना देता है ट्रीट करने में, ठीक है? ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल बनाता है, क्यों? क्योंकि मेटास्टासिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कैंसर जो है वो एक सेल से, एक टिश्यू से
दूसरी टिश्यू तक जाता है। जब फ़र्ज़ करें हमारे एक ऑर्गन को कैंसर है, हम इसे हटा देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ये जो ट्यूमर है इस ऑर्गन से चला जाए दूसरे ऑर्गन तक, मिसाल के तौर पर किडनी है, जिस तरह हमने पहले बात की किडनी से वो ब्रेन तक चला गया, तो ये फिर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए जो मेटास्टासिस है इसको प्रिवेंट करना ये बहुत बड़ा गोल होता है कैंसर थेरेपी में, ठीक है?